हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द तैयारी रूम। आज के इस अपने वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द पंडित्स लाइव मॉक 13 के क्वांट के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर सेट्स। यहाँ पर दो नंबर सेट्स के बीच में रिलेशन बताया गया है और वो कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है रियल नंबर आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये गलत है। कैसे? रियल नंबर एक बड़ा सेट है, सुपर सेट है। रियल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, डेसिमल नंबर भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं। तो सिर्फ ये कह रहा है इंटीजर्स, इंटीजर्स के पार्ट नहीं है ये, सिर्फ इंटीजर्स का सबसेट नहीं है, इंटीजर इसका सबसेट है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, रेशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये दोनों दो अलग अलग इंटिटी है, दो अलग अलग सेट हैं। तो रेशनल नंबर जो होंगे, जैसे फ्रैक्शनल नंबर ये ले लो आप, ये सभी रेशनल नंबर है। 4/7, 1/7, 2/3, या इसका नेगेटिव भी चलेगा, 5/9। तो ये सभी रेशनल नंबर हैं। और इरेशनल नंबर आप जानते हो, इस तरह के नंबर √7, √5, दीज आर इरेशनल नंबर। तो इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये भी सेट सबसेट नहीं है एक दूसरे का। रेशनल नंबर सबसेट नहीं है। रियल नंबर्स आर ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक सुपर सेट है जिसके अंदर रियल नंबर्स भी आते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं। रियल नंबर्स किसे कहते हैं? तो रियल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर जिसमें जीरो आ गया, इंटीजर्स भी आप ले लो, इंटीजर्स भी रियल नंबर है, -1, -2। इसके अलावा आप फ्रैक्शनल नंबर ले लो, या फिर कोई भी रेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, और डेसिमल में भी। तो ये सभी रियल नंबर्स के पार्ट है। इमेजिनरी नंबर लाइक दिस, -√7, -√5, ये सभी इमेजिनरी नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है रियल नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर ये दायरा है तो इसके अंदर रियल नंबर आता है। ये ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन था नेचुरल नंबर्स आर नॉट अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। नेचुरल नंबर होल नंबर्स का सबसेट नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि ये होल नंबर का सेट है। 0, 1, 2, 3, 4। क्या इसके अंदर ये नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो ये नेचुरल नंबर्स अगर आ रहे हैं तो वो होल नंबर्स के सबसेट कैसे नहीं हुए? तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, इन अ लाइब्रेरी 30% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी। लाइब्रेरी में अगर मान लो 100 किताबें हैं तो 30 किताबें हिंदी में, 30% यानी 30 किताबें। बचे कितने किताबें? 70 किताबें। ऑफ द रिमेनिंग बुक्स, बचे हुए किताबों में से 40% आर इन इंग्लिश एंड रेस्ट आर इन रीजनल लैंग्वेजेस। इंग्लिश की किताबें कितनी हैं? इस 70 का 40%, यानी 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28। और रीजनल लैंग्वेजेस की किताबें कितनी हैं? तो इस 70 का 60%, यानी कि 7×6 = 42। ये रीजनल लैंग्वेज की किताबें हैं। रीजनल लैंग्वेज की किताबें 42, 42 100 को डिनोट कर रहा है, यानी डबल जीरो लगा दे रहे हैं। 42 42 100 को डिनोट करता है, तो 100 कितने को डिनोट करेगा? डबल जीरो आप लगा दो, 10,000 को। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं? 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 men और 18 वीमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। यानी 12 मैन भी 14 दिन में काम को कर सकते हैं और 18 वीमेन भी 14 दिन में काम को कर सकते हैं। तो इफिशियंसी का रेशियो यहाँ से आ गया 3:2। मैन और वीमेन की इफिशियंसी का रेशियो आ गया। हमने क्या किया? नंबर ऑफ मैन को उनकी इफिशियंसी के साथ प्रोडक्ट करके, नंबर ऑफ डेज के साथ प्रोडक्ट करके टोटल वर्क डन को इक्वल कर दिया। अब हमें पता चल सकता है टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क है 12 मैन, यानी 12 × 3 मैन की इफिशियंसी इंटू 14 डेज, ये हमारा टोटल वर्क है। इसको कैसे कंप्लीट करना चाह रहा है? 8 मैन एंड 16 वीमेन के द्वारा। तो आप इस वर्क को नंबर ऑफ डेज निकालना चाहते हो अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल वर्क है 12 × 3 × 14, और इफिशियंसी कितनी है? 8 मैन, मैन की इफिशियंसी 3 थी, यानी 8 × 3 प्लस 16 वीमेन, वीमेन की इफिशियंसी 2 है, यानी 16 × 2, 12 × 3 × 14, और नीचे ये कितना आया? 24 और 32। 24 और 32 हो गया हमारा 56। तो ये 56 से डिवाइड कर दो।
14 चौके 56, 4 तिये 12, यानी 9 डेज में 8 मैन और 16 वीमेन काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ टू कार्स एक्स एंड वाई, स्पीड की बात कर रहा है दो कार की, एक्स और वाई की, वो किस रेशियो में, 5:8। कार एक्स टेक्स 45 मिनट्स मोर देन कार वाई टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड एक आप फॉर्मूला जानते हो, स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि अगर स्पीड 3 गुना है तो टाइम 1/3 होगा, यानी जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो कम टाइम लेगा। ये कह रहा है कार एक्स टेक्स 45 मिनट्स मोर देन कार वाई, यानी कि कार एक्स स्लो है। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो आप यहाँ से खुद से निकाल सकते हैं, इसका जैसा बताया कि रेसिप्रोकल होता है। तो 5:8 अगर स्पीड की रेशियो थी तो टाइम की रेशियो 8:5 हो गई। कार एक्स कार एक्स ज़्यादा टाइम ले रहा है, कितना यूनिट, 3 यूनिट, और यहाँ मिनट्स में कितने बताए हैं इसने, 45 मिनट। 3 यूनिट अगर 45 को डिनोट कर रहा है तो 1 यूनिट 15 मिनट को डिनोट करेगा। तो y के द्वारा कितना समय में ये दूरी तय की गई, फाइंड द टाइम टेकन बाई कार y। y को 5 यूनिट का टाइम लग रहा है, 15 इज इक्वल टू 75। 75 मिनट्स में उसको वो डिस्टेंस पूरी कर लेगा, और इसका मतलब कार x को 45 मिनट ज़्यादा यानी कि 120 मिनट लगेगा उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस वाई अगर 5 के बराबर है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 15xy की वैल्यू क्या होगी। ये एसएससी में पहले ही पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन सीजीएल में। जब दो वेरिएबल है एक इक्वेशन है तो इसका मतलब हम एक इक्वेशन एक वेरिएबल को कुछ भी अपने मन से मान सकते हैं। तो हमने y को जीरो कर लिया, y को जैसे ही जीरो किया तो ये जीरो हो गया, और यहाँ भी y जीरो है तो प्रोडक्ट ये जीरो हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू 5 है, तो एक्स क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125। ऑप्शन सी सही है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 9 and 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली इस तरह से टच कर रहे हैं, दोनों की रेडियाई दी हुई है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ऐसे केस में लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया है लाइव मॉक में पंडित के, आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ रेडियस 2 टाइम्स अंडर रूट r1 इंटू r2, तो यानी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 4, ये 9 चौक 36 हो गया, 36 बाहर निकल कर 6 आया, 6 दूनी 12, यानी DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इन तीन कोऑर्डिनेट से कोई ट्रायंगल बन रहा है और ऑर्थो सेंटर बताना है। ऑर्थो सेंटर कौन सा पॉइंट होता है जहां पर सभी परपेंडिकुलर्स एक दूसरे को मीट करते हैं। ठीक है, तो हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली, एक्स वाई प्लेन जिसको कहते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 0 0 तो P यहाँ पर हमारा हो गया 0,0, Q 0,8 यानी वाई एक्सिस पर 8 है, ये रहा 0,8, ये हो गया Q हमारा। और R 6,0 यानी कि यहाँ पर कहीं 6 है और वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट नहीं, 0। ठीक है, इसको आप मिला लो यहाँ से यहाँ तक, ये बन गया ट्रायंगल हमारा। आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को ऐसे परपेंडिकुलरली क्रॉस करते हैं। तो यही ऑर्थो सेंटर में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है, जहां पर उसके परपेंडिकुलर और बेस इंटरसेक्ट करें। तो ये कोऑर्डिनेट्स होगा ऑर्थो सेंटर का। इस साइड पर भी अगर परपेंडिकुलर डालना है हमें क्यू आर पर, तो वो भी यही ओ से ऑरिजिन से ही आकर के कहीं ना कहीं डलेगा, यानी तीनों परपेंडिकुलर्स, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला और ये वाला, तीनों, इन तीनों का इंटरसेक्शन ओ ही है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, ये ऑरिजिन पर 0,0 इसका कोऑर्डिनेट होगा ऑर्थो सेंटर का। लोकेट कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राइट पिरामिड है जिसका बेस 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी इस तरह से स्क्वायर बेस ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर का, और पिरामिड है तो ऊपर जाकर इस तरह से पॉइंटेड रूप से मिल जाएगा। ठीक है, वर्टिकल हाइट 12 है, यानी कि यहाँ से बीचों बीच एक सेंटर पर जो लाइन आएगी तो वो कितनी की होगी, 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये लाइन है सेंटर वर्टेक्स से सेंटर तक की, स्क्वायर के बीचों बीच की।
ये 12 की हाइट है इसकी। फाइंड द रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि ये जो ट्रायंगुलर फेस है, चार चार साइड्स पर चार ट्रायंगुलर फेस बन रहे हैं, इन ट्रायंगुलर फेसेस का एरिया पहले निकालो आप। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। हमें बेस तो पता है कि 10 है, पर ये तिरछी वाली हाइट कितनी है ये कैसे पता चलेगी। तो अभी हम इसको करते हैं ऐसा, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लो। ये कितना हो गया, 10 का आधा 5, क्योंकि ये 10 था पूरा, ये पूरा 10 है, तो ये भी 10 ही है, इसका आधा 5 हुआ। ये लंबाई कितना है, ये लंबाई दी हुई है 12, और यहाँ से एक डॉटेड इस तरह से लाइन आई, तो आपको पता है 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है, यानी ये लाइन कितनी है 13। तो इस एक ट्रायंगल के एरिया कितनी होगी, हाफ इंटू बेस, बेस है 10 और परपेंडिकुलर है 13, तो ये कट गया। एक फेस का एरिया आया 65, एक ट्रायंगुलर फेस का एरिया 65 है, तो चारों ट्रायंगुलर फेस का एरिया हो गया 65 गुना 4, जो कि हो गया हमारा 260। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया से इसका रेशियो निकालने का है। टोटल सरफेस एरिया मतलब जो बेस वाला स्क्वायर है उसकी एरिया को भी ऐड करने बोल रहा है। 10 अगर स्क्वायर का साइड है तो कितना हो जाएगा उसकी एरिया, 100, यानी 260 जोड़ 100 यानी 360। ये हम एरिया 260 इस टू 360 निकालने के लिए कह रहा है। ये सॉल्व हो गया, 2 से 13 बार में, 2 से 18 बार में, 13 इस टू 18 ही करेक्ट रेशियो है लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, कोसेक दिस इंटू साइन दिस। सेम एंगल है, आपको पता है कोसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही होता है। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, कोसेक थीटा जो भी है आप इसको थीटा ही लिख लो, और ये एक सेकंड इसको आप थीटा ना लिख के मान लो वाई लिख लो, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं। 90 माइनस थीटा को वाई कह रहे हैं, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कोसेक वाई, सेम ही बात है, 90 माइनस थीटा को वाई कह दो। ये तो कट गया, सॉल्व हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1 है, तो ये कुछ भी रहे, ये 5 रहे, ये 4 रहे, ये 3 रहे, इसको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसका आंसर क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पॉइंट 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, पॉइंट 3 का क्यूब, और इसी तरह से इनका क्यूब्स करके ऐड करना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से ऐड करेंगे और डिवाइड लगाना है, तो हम इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं, 0.001, 1 का क्यूब तो यही होगा, पॉइंट 2 का क्यूब क्या होगा 008, और फिर ये 0.027, 3 का क्यूब हो गया। ऐड कर दिया हमने, क्या आया 8 7 15 और एक 16, हाथ में लगे एक कैरी, 2 और एक 3 और एक 0, ये डेसिमल है। ठीक है, हालांकि यहाँ डेसिमल की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना डेसिमल के भी हम चल सकते थे, क्योंकि डिग्री सेम है दोनों क्वेश्चंस में, जो हाईएस्ट पावर है वो सेम है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है, तो हम बिना डेसिमल के भी चल सकते थे। फिर भी समझने के लिए आप इस बार देख लो इस तरह से, 4 का क्यूब कितना हुआ 64, 8 का क्यूब 512, और 12 का क्यूब 1728, और इसको ऐड कर दो, 8 2 10 4 14, हाथ में रह गया एक, 6 2 8 और एक 9, और एक हाथ वाला तो 10, फिर 7 5 12 एक 13 और एक एक 2, सही है ना। 8 2 10 4 14, हाथ में रह गया एक, 6 3 9 एक 10, 7 5 12 एक 13 और एक, ठीक है। रेशियो निकालना है, तो ये डिवाइड करना है सिंपली, रेशियो तो नहीं, ये डिवाइड करना है हमें 2304 से। ये डेसिमल तो यहाँ डेसिमल से हट गया, अब इसको आप डिवाइड लगा लो 6 से, 6 के पहाड़ा में 6 बार में, 6 के पहाड़ा में 6 3 18, बच गया 5, 5 पे उतरा 0, 6 8 48 और 6 चौक 24, और फिर 6 से काटा हमने 6 छक 36, बच गया 2, 6 चौके 24, यानी 1/64 इसका करेक्ट आंसर है। सिंपली ऐड कर लिया और डिवाइड लगा दिया। A metallic sphere of radius 6 centimeter is melted and recast into a cylinder. स्फेयर है, उसको मेल्ट करके रिकास्ट कर लिया गया सिलेंडर में। ठीक है, हाइट निकालना है, यानी वॉल्यूम दोनों केस में सेम है, तो स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4πr², और उसको इक्वेट कर दो आप सिलेंडर के वॉल्यूम से, πr² इंटू एच, जो कि हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 6 का स्क्वायर 36 है, और ये 4 डिवाइड में आ गया इधर, तो h इज इक्वल टू 9, हमारा 9 करेक्ट आंसर है। A wooden plank is cut into 3 pieces
इन दिस रेशियो, एक वुडन प्लैंक है जिसको लेंथ के आधार पे काटा गया 2:5:9। इफ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट पीस, ये लॉन्गेस्ट पीस है, शॉर्टेस्ट पीस है, इनके बीच का डिफरेंस जो यूनिट में 7 है और यहाँ सेंटीमीटर में 28 है, तो एक यूनिट कितनी हुई, 4 सेंटीमीटर के बराबर। क्या पूछ रहा है, मिडिल पीस की लेंथ बताओ। 5 × 4, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 20 सेंटीमीटर। हम्म A shopkeeper mixes 20 kg of sugar worth 40 rupees per kg with 30 kg of sugar worth 50 rupees per kg। यानी कि शॉपकीपर क्या कर रहा है, 20 रुपये 20 kg शुगर 40 रुपये पर केजी वाले को, यानी 800 रुपया उसका यहाँ इन्वेस्ट हुआ। फिर ये 30 किलो शुगर उसने लिया है 50 रुपये पर केजी वाले को, यानी कि 1500 रुपये यहाँ उसने इन्वेस्ट किए। टोटल उसने 2300 रुपये इन्वेस्ट किए। कितने, अब इसका पर केजी का आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। 2300 किलोग्राम खर्च कर दिया इसने, 20 और 30, 50 किलोग्राम शुगर खरीदने में। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे कट गया, और ये पंचों के 20, पंचों के 30, 5 के टेबल में 46 रुपीज़ पर केजी कॉस्ट प्राइस है। अगर वो 60 रुपये के रेट से 10 किलो मिक्सचर को सेल करता है तो प्रॉफिट या लॉस बताइए। ठीक है, 60 रुपया सेलिंग प्राइस है, 46 रुपया कॉस्ट प्राइस है, यानी कि इसको 1 किलो बेचने पर 14 रुपये का प्रॉफिट होगा। 10 किलो बेच रहा है तो 14 × 10, 140 रुपये की प्रॉफिट होगी। ऑप्शन सी। हमने पर केजी का कॉस्ट निकाल दिया यहाँ पर, और उसके बाद फिर उसको डिफरेंस निकाल करके प्रॉफिट का, हर किलोग्राम पे कितना प्रॉफिट हो रहा है तो 10 किलोग्राम पे कितना प्रॉफिट होगा ये निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 14, शॉपकीपर बाई about 4 identical smartwatches worth rupees 12,000. He sold 3 at 12% profit, one and one at loss of 8%. Find overall प्रॉफिट परसेंटेज, यानी 3 आइटम्स पे उसे प्लस का 12% मिल रहा है और एक आइटम पे माइनस का 8% मिल रहा है। यानी कि उसने, इस तरह से आप इसको सॉल्व करो, 36 और ये -8, यानी ओवरऑल इसको क्या हुआ, ये 28% प्लस का। पर ये क्या है, ये ओवरऑल नेट प्रॉफिट नहीं है, ये चारों घड़ियों की सब जोड़ करके मिला करके आप इसको 4 से डिवाइड लगाओ तो ये सॉल्व हो करके नेट प्रॉफिट निकलेगा। ओवरऑल इसे 7%, क्योंकि चार स्मार्ट वॉचेस थे तो चारों में डिवाइड कर दिया और सभी इक्वल प्राइस के थे, इसलिए ये सिस्टम इसमें हमने अप्लाई किया है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सबका सेम था चारों का, तो इसलिए 7% इसका आंसर है। हमने नेट प्रॉफिट निकाला इस तरह से, तो 7% हमारा आंसर हुआ। सिंगल डिस्काउंट ऑफ 40%, 40% का सिंगल डिस्काउंट इक्वल है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड x%। तो x की वैल्यू क्या है, यानी कि 25 के बाद पहले 25% का डिस्काउंट दे दिया और कितने परसेंट का दे दे कि ओवरऑल 40% का डिस्काउंट हो। चलो 100 की चीज़ थी, उसने पहले 25% का डिस्काउंट दे दिया, 25% मतलब 1/4 हटा दो उसमें से, बचा कितना, 75। हमें क्या कह रहा है, वो नेट कितना हो जाना चाहिए, 40% ऑफ हो जाना चाहिए, यानी कि इसका 60% ही बात कर रहा है सिर्फ हमसे। 0.6 निकाल दो, 60% यानी 60 लाना है। 75 में क्या घटाया जाए, कैसे घटाया जाए कि वो 60 बन जाए, 75 से इसकी डिफरेंस कितनी है, 15। 15 की कमी करनी है किस पर, 75 पर, यानी कि 1/5 जो कि होता है 20%। यानी कि पहले अगर 25% का डिस्काउंट दे दिया है तो दोबारा 20% का अगर डिस्काउंट दे दे तो उसको नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगी वो 40% के इक्वल होगी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ए मैन रोज अ बोट एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड दी हुई है इसने 10 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम टाइम इज 3 टाइम्स डाउन स्ट्रीम टाइम। फिर वही बात है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड का, यानी कि अप स्ट्रीम में अगर तीन गुना टाइम लग रहा है, यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड 1/3 है, तभी उसे 3 गुना टाइम लग रहा है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, अप स्ट्रीम जो होगा उसको ऐसे लिख सकते हैं, बोट माइनस स्ट्रीम, और यहाँ डाउन स्ट्रीम को लिख सकते हैं बोट प्लस स्ट्रीम।
यहाँ नेट स्पीड क्या आ रही है, स्पीड को ऐसे हम लिख रहे हैं, तो नेट स्पीड आ रही है 3, 3 गुना इसके। अगर ये 1 है अप स्ट्रीम में तो ये 3 होगी। क्यों होगी 3? क्योंकि इसने बताया अप स्ट्रीम में टाइम 3 गुना लग रहा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड 3 गुना होगी, इसलिए ऐसा हमने लिख लिया। सिंपली इसको ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, 2 टाइम्स बी बराबर 4, बी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये 2 यूनिट कितने को डिनोट कर रहा है, 10 को, तो 1 यूनिट कितने को डिनोट करेगा, 5 को। और एक चीज अभी पुट करने से पहले आप एक चीज देखना, b इक्वल टू 2 आ गया। जब b इक्वल टू 2 आया तो आप किसी भी इक्वेशन में आप b माइनस एस इज इक्वल टू 1, जो हमारा सेकंड इक्वेशन है उसमें b 2 रख दो, तो बताओ s की जगह क्या रखा जाए कि 1 आ जाएगा। तो आप आंसर आप जान रहे हो, 1, 2 में से 1 घटाएंगे तभी 1 आएगा, यानी स्ट्रीम की स्पीड 1 यूनिट है। 1 यूनिट 5 को डिनोट कर रहा है, तो हमारा आंसर है सी, 5 किलोमीटर पर आवर, वही है स्पीड स्ट्रीम की। अब एक क्वेश्चन ये है, x इज इक्वल टू √5 प्लस √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें कोई क्यूब नहीं करने की जरूरत है, आप x कॉमन ले लो, तो अंदर बच गया x² माइनस 3√10। आप यहाँ x को अभी रहने दो या फिर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये इसका स्क्वायर करो, x², इसको स्क्वायर करोगे तो a² यानी 5, फिर b² यानी 2 का √2 का स्क्वायर 2, 5 और 2 7 हो गए, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 टाइम्स ऑफ √5 इंटू √2 इज इक्वल टू √10 माइनस 3√10। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, दोनों घट गए, सब्सट्रैक्ट हुए, तो कितना आया 7 माइनस 3 में से 2 गया 1, यानी केवल √10। अब हमें प्रोडक्ट करना है, √5 गुना √2 को 7 माइनस √10 से प्रोडक्ट करना है। ये इसके साथ पहले √5 से गुना कीजिए और फिर इसको भी √5 से गुना कीजिए, तो जैसे ही ये हुआ 7√5 और ये हुआ माइनस √50। अब √2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करिए, दोनों को, 7 को मल्टीप्लाई किया जैसे ही तो बना वो 7√2, और जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई किया √10 के साथ, तो प्लस और माइनस मिल करके बना माइनस, प्रोडक्ट होकर के, और √20। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7√5, और ये 25 गुना 2 है, 50 को 25 गुना 2 यानी कि रूट से बाहर निकलेगा तो 5√2 प्लस 7√2, और ये माइनस, ये क्या है 4 गुना 5, 4 तो बाहर निकल गया, 2 बन करके √5 अंदर ही रह गया। अब आप देख लो रूट वाले टर्म्स जो है कौन कौन से एक जैसे हैं, ये और ये, 7 √5 माइनस 2√5, क्या आंसर आएगा यहाँ पर, 5√5। और यहाँ पर आप देखो अब प्लस का 7√2 माइनस का 5√2, 7 में से 5 गया तो प्लस का 2√2। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन फर्स्ट वाला, बी सेकंड वाला सही है, 5√2 और 2√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ the ratio of number of sides of two regular polygons is 5:4. Difference between their interior angle is 9. Find the number of sides. इंटीरियर एंगल्स का डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, जिसको हम 5x और 4x भी मान सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स आप इस तरह से जानते हैं निकालने के लिए, n-2 इच इंटीरियर एंगल अगर हमें निकालना है, क्योंकि मान लो कि एक था 109 और दूसरा है 100, तो हमें ये इच प्रत्येक इंटीरियर एंगल है कितना वो जानना जरूरी है ना। तो इसके लिए हम कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल्स का n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स। हमें दोनों के केस में दिया हुआ है वैल्यू, आप यहाँ पर देखो, ये 5x रख दो n की जगह पर, 5x-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 4x-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 4x इज इक्वल टू 9। ये दिया हुआ है दोनों के इंटीरियर एंगल्स का डिफरेंस, ईच इंटीरियर एंगल्स का डिफरेंस 9 है। हम 180 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों जगह प्रोडक्ट में है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 180, और ये तो 9 का है ही 9। अब अंदर क्या बचा, अंदर सिर्फ ये पार्ट बचा, ये पार्ट बचा, अंदर सिर्फ आप ऐसे लिख सकते हो 5x-2 ब्रैकेट के अंदर ये, और इधर 4x-2 डिवाइडेड बाई 4x। आप 5 और 4 का एलसीएम लोगे 20 आएगा, 20x।
तो ये डिवाइड करो इससे आप, तो 4 आया, तो यानी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पार्ट को, तो 4 पचे 20x माइनस 8, और यहाँ पर माइनस 4 को डिवाइड करो इससे 20 से, तो 5 आया, तो यानी 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा इस पार्ट को, तो यानी 5 चौके 20x, और ये माइनस प्लस हो गया, और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 10 इंटू 180 तो था ही अपने पास। ठीक है, ये इससे कट गया 20 बार में, और ये 20 से ये कट गया, ये x जो है ये 1 टाइम से यहाँ कटा, जीरो नहीं हो गया, तो ये अपना x उधर चला गया। x इज इक्वल टू क्या आपने को मिला, 20 से 20 सॉल्व हो गया, 10 में से 8 गया तो 2, 2 आंसर आए। तो यानी कि इस 2 को इसने पुट कर लो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, रेशियो नंबर ऑफ साइड्स क्या है 10,8, ऑप्शन डी। तो इस फॉर्मूला का यूज से हम इसको निकाल सकते थे। A decorative bowl shaped like a hemisphere with radius 10.5, find the exterior polished area। एक बॉल है, उसका ये एक्सटीरियर पॉलिश्ड एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमसे पूछ रहा है। कोई थिकनेस नहीं दिया हुआ, यानी इंटरनल रेडियस ही एक्सटर्नल रेडियस के बराबर है। रेडियस को हम 21/2 लिख लेंगे कैलकुलेशन के लिए, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², 21/2, 21/2, 2πr², 7 से 3 बार में कट गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 11 बार में कट गया। क्या हमें मिला, 33 गुना 21, 2 गुना 1 गुना 3, 3 तो मुझे एक ही जगह दिख रहा है, ये ऑप्शन सही है, यानी कि इसका आंसर है 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एक्सटीरियर पॉलिश्ड एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि एंड राहुल इन्वेस्टेड दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट रिस्पेक्टिवली, टोटल प्रॉफिट इज दिस। रवि का शेयर बताना है, तो राहुल है, उसने 31,200 रुपये इन्वेस्ट किए, और रवि ने 52,000 रुपये इन्वेस्ट किए। 2 जीरो से 2 जीरो सॉल्व हो गया। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, तो और सॉल्व करने पर हमने पाया इसको 4 से काट देते हैं, ये 13 चौके 52, ये 4 सत्ते 28, और 4 बच गया, 3 4 अठे 32, 78/130। 13 से भी सॉल्व कर सकते हो, 26 से भी काट सकते हो, 26 से काटोगे तो 26 के पहाड़ा में ये 3 बार में 26 से 78, और ये 26 बचे 130, 3:5। राहुल ने 3 यूनिट लगाए, रवि ने 5 यूनिट लगाए। एक्चुअली टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000, यानी 3 + 5 8 यूनिट 12,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट 8 से ये कट जाएगा 15 बार में, 15 8 120 होता है, यानी 1500 1 यूनिट के बराबर है। तो रवि का शेयर, रवि 5 यूनिट लगाया था पैसा उसमें, रवि का शेयर है 15,000 गुना 1500 गुना 5, 7500, ऑप्शन डी। द अमाउंट The amounts after second year and third year at compound interest is this and this respectively. Find the original principal। कोई पैसा है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाया, तो पहले साल अमाउंट बन गया A1, दूसरे साल अमाउंट हो गया A2, तीसरे साल अमाउंट हो गया A3, यानी हर साल वो R% से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि यहाँ से यहाँ कितना परसेंट की ग्रोथ हुई है, तो हम बता सकते हैं उसका उल्टा गुना करके A2 से A1 पर आ जाएंगे, अमाउंट 1 पर, और अमाउंट 1 से चले आएंगे प्रिंसिपल पर। तो ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करके आप देख लो कि ये कितना हो रहा है। 4840 और यहाँ है 5324, 2 से सॉल्व करो, 24 20, और ये हुआ 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, और फिर 2, फिर इसको काटो 12 10, और ये आया 1361, 1331। ठीक है, यहीं पर एक ये नंबर आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको दिख रहा है, वैसे तो 11 से भी ये सॉल्व हो जाएगा शायद, और यहाँ देखो कि ये कितना का डिफरेंस है, एक में से 0 गया, एक 121 का डिफरेंस है, 3 में से 1 गया 2, और 3 में से फिर 2 गया 1, 121 का डिफरेंस है, यानी कि 100, इस पर 1210, इस पर कितने की बढ़ोतरी हुई है, इसका 10% बढ़ गया, 121 बढ़ गया, यानी 10% बढ़ गया, 1/10 बढ़ गया, यानी हमें समझ में आ गया रेट कितना है, 10%। हर साल
वो प्रिंसिपल 10% से इंक्रीज हो रही है। अब हमें वापस जाना है तो क्या करेंगे, सेकेंड ईयर से प्रिंसिपल के पास जाना है, फर्स्ट ईयर से नहीं। तो हमें प्रिंसिपल के पास जाना है, तो 8 4 8 4 0 में 2 बार 10/11 गुना 10/11 का ये उल्टा गुना कर देंगे। एक्चुअली हुआ यही था कि प्रिंसिपल में 11/10 2 बार मल्टीप्लाई होने से ये मिला था। आप इसको 121 है, 121 को इससे काट सकते हैं, 121 से ये 4 बार में, और एक जीरो, तो 4000 हमारा प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। फादर और सन के करंट एज का रेशियो दिया हुआ है। 10 साल के बाद ये रेशियो 9:4 हो जाता है, 10 साल का समय बीत जाने के बाद। ठीक है, फाइंड द करेंट एज ऑफ फादर। अभी क्या एज है उनकी, देखो यहाँ पर आप तो यूनिट वाइज भी देखा जाए तो दोनों में 2-2 यूनिट की ही इंक्रीमेंट हुई है। यानी कि हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि 2 यूनिट ही 10 के बराबर है, 1 यूनिट 5 के इक्वल हुई। तो करेंट एज ऑफ फादर पूछ रहा है, यानी 7 यूनिट, 7×5 = 35, 35 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 50 kg। अ टीचर ज्वाइंस एंड द एवरेज बिकम्स, एवरेज वेट इज, पहले 50 किलो था 20 बच्चों का, और टीचर के आने के बाद वो 51 किलो हो गया। टीचर का वेट बताना है, ठीक है। 20 लोग थे, ये नंबर ऑफ पीपल्स है और ये एवरेज है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, अगर टीचर भी 50 किलो के ही होते तो 21 लोगों का एवरेज में कोई चेंज होता क्या, नहीं होता, 50 किलो ही अब भी एवरेज रहता, एवरेज वेट। बच्चे भी 50 किलो के, मास्टर भी 50 किलो का। लेकिन क्या हुआ, वो जो एक व्यक्ति बाहर से आया, यानी वो जो टीचर आया, उसने पूरे एवरेज को 1-1 किलो से बढ़ा दिया। यानी कि उसने 50 किलो तो अपने साथ लाया ही लाया, साथ ही अब लोग कितने हो गए, 21, 21 लोगों पर एक एक किलोग्राम बढ़ जाए, तो इसलिए कि उसने कितना किलोग्राम एक्स्ट्रा वेट और लाया बाहर से, यानी कि उसने 21 किलो का और कंट्रीब्यूशन कर दिया। यानी कि टीचर का एज कितना है, वेट कितना है, 71 किलोग्राम। आप इसको चाहते तो ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते थे कि पहले टोटल सम कितना था, 20 × 50, ये लल्लू मेथड है, ये 1000 हो गया। और ये फिर 21 लोगों का वेट कितना था, तो उसका सम 21 गुना 51, 1071, और इन दोनों को सॉल्व करते, सब्सट्रैक्ट करते, तो आपको 71 किलोग्राम आंसर मिल जाता। तो आज डेटा सिंपल है तो आप कर सकते हो ये चीज़। कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो ऐसे में ऐसे सोच लेने से टाइम बच जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर था इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी है, फाइंड द मॉड ऑफ द सेट। सेट का मॉड बताना है, तो जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इसमें आपको दिख रहा है, आपको उस क्वेश्चन को, उस नंबर को आपका मॉड समझना है। तो ये 28 एक बार दिखा, 2 बार दिखा, 3 बार और 4 बार। क्या 28 से भी ज़्यादा बार कोई दिख रहा है, 31 एक बार, 2 बार, बस। तो यानी 28 ही विनर है, अपना मॉड है। ओह, अपना मॉड है 28, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन, इन वाट रेशियो शुड राइस कॉस्टिंग 45 पर केजी, 45 रुपीज पर केजी, 45 रुपए पर केजी वाले राइस को 60 रुपए पर केजी वाले राइस से किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिक्सचर 50 रुपए पर केजी का हो जाए। ठीक है, लगा लो तीर का निशान। तो ये यहाँ पर 45 में से 50 गया 5, 60 में से 50 गया तो 10। क्या आंसर आया, 2:1, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये मॉक का सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे होंगे। आपको एग्जाम में इसी तरह का अप्रोच रखना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।